Good morning, students. Now we will continue the chapter 5 of history, nomadic empire. Yesterday we had studied about the Genghis Khan, his career, his life, about his achievements. Okay, the career of Genghis Khan we had already discussed in the first part. Okay, now today we have to start the part that the Mongol after Genghis Khan. जिंगिस खान के बाद मंगोल एम्पायर जो था उसका उसमें क्या चेंजेस आए या फिर उसमें क्या उसका डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर उसके जो सक्सेसर्स थे वो कैसे रहे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर गेंगिस खान्स डेथ व्हाट टू फेजेस. दो फेजेस में गेंगिस खान की डेथ के बाद जो मंगोल का एक्सपेंशन था वो टू फेजेस में उसको डिवाइड किया गया. फर्स्ट फेज 1236 से 1242 तक ये था कनकेस्ट. इस समय पर रशियन स्टीपीज, बल्गार, कीव, पोलैंड और हंगरी इनको कनकेस्ट किया गया था मंगोल एम्पायर के अंडर में. सेकेंड फेज था 1255 से 1300 तक. इस पार्ट में, इस फेज में पूरे चाइना को, ईरान को, इराक को और सीरिया को कनकेस्ट किया गया. ओके, सो दिस वाज द कंडीशन आफ्टर द मंगोल. ठीक है. Retreat from the Hungarian steppes and defeat by Egyptian forces. ठीक है. हंगेरियन जो हंगर के स्टीपीज थे, स्टीपीज जाति जो नोमाड्स होते हैं, है ना, तो हंगरी की जो स्टीपीज जाति थी वो वहाँ से रिट्रीट हुई और इजिप्टियन फोर्सेस से वो हार गई. द डिसेंडेंट्स ऑफ जोची के जो डिसेंडेंट्स थे, उनको जो मानने वाले थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, और ओगोडी उन्होंने कंट्रोल कर लिया. जो भी ग्रेट खान थे फर्स्ट टू जनरेशन में, मतलब गेंगिस खान के फर्स्ट टू जनरेशन में जितने भी वो उनके सक्सेसर्स थे उनको उन्होंने जो है फॉलो किया और उनका ऑफिस पर कंट्रोल उनका रहा. द जोची एंड ओगोडी lineages were marginalized by the टोलुइट ब्रांच ऑफ गेंगिस खानिड डिसेंडेंट्स. जोशी और ओगोडी जो थे वो गेंगिस खान के जो फॉलोअर्स थे, डिसेंडेंट्स जो थे उसकी टोलुइट ब्रांच से रिलेटेड थे, है ना. विद द एक्सेशन ऑफ मोंके को एक्सेस करने के बाद, उसको लेने के बाद टोलुई के जो डिसेंडेंट्स थे, गेंगिस खान का जो सबसे छोटा बेटा था, वो जो टोलुई का डिसेंडेंट था, उसने मिलिट्री कैंपेन परस्यू किया बहुत ही एनर्जेटिकली ईरान में 1250s के दौर में. ओके, नाउ टोलीड थे, टोलीड वंश के जो थे, गेंगिस खान का ही ये था, गेंगिस खान के ही डिसेंडेंट्स थे जो टोलुइड थे, है ना. उनका इंटरेस्ट चाइना को कनकेस्ट करने में था, है ना. ड्यूरिंग द 1260s फोर्सेस एंड सप्लाईज वर डाइवर्टेड. तो उस समय पर उन्होंने अपने जो मिलिट्री फोर्सेस थी और जो सप्लाई थी मिलिट्री फोर्सेस की, उसको उन्होंने डाइवर्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मंगोल्स इजिप्ट से डिफीट हो गए. कई जगह पर उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया, कई जगह पे कनकस्ट करने का उन्होंने सोचा, और इस कारण ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए और इजिप्टियन से वो हार गए. उनकी जो डिफीट थी और जो चाइना में उनका इंटरेस्ट था टोलुइड फैमिली का, वो एंड कब हुआ? वेस्टर्न एक्सपेंशन से. मंगोल्स का जो वेस्टर्न एक्सपेंशन था वहाँ पर जा कर के ख़त्म हुआ. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जोशिड एंड टोलुइड डिसेंडेंट्स. जोशिड जो उसका बेटा था, गेंगिस खान का सबसे छोटा बेटा था, और टोलुइड जो उसी का गेंगिस खान के क्लेन का ही एक पार्ट था, है ना. गेंगिस खान से रिलेटेड एक उनका क्लेन था, है ना. तो उसके जो डिसेंडेंट्स थे वो डाइवर्ट हो गए, बट गए आपस में. जोशिड जो थे वो यूरोपियन कैंपेन से अलग हो गए. चाइना फिर से मंगोल्स के अंडर में यूनाइटेड हो गया. ओके, फिर है सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सबसे पहले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. जितने भी एबल बॉडीड थे, एडल्ट मेल्स थे उस ट्राइब के, गेंगिस खान के ट्राइब के, वो उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी. आर्मी में
अलग अलग ट्राइब्स के भी लोग थे, ना केवल गेंगिस खान के बल्कि और के ट्राइब के बल्कि और भी दूसरे जो ट्राइब्स थी, जैसे कि तुर्किक, उइगर्स, द कैरेट्स, ये भी इन ट्राइब्स के लोग भी इसमें मिलिट्री में उसकी शामिल थे। गेंगिस खान ने सिस्टमैटिकली काम किया था जो पुराने ट्राइबल आइडेंटिटीज़ थी उनको मिटाने में, और अलग अलग जो ग्रुप्स थे जिनके साथ उसने समझौता करके कॉन्फेडरेसी करके जोड़ लिया था उनको अपने आप से, ठीक है। आर्मी को उन्होंने डेसिमल यूनिट्स के तहत ऑर्गेनाइज किया था। इनका जो डिवीज़न था आर्मी का वो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000 सोल्जर के इस तरह से डेसिमल यूनिट्स में उनको डिवाइड उसने किया था। ओल्ड सिस्टम जो था क्लेन का और ट्राइब का, वो डेसिमल यूनिट्स के अंतर्गत ही कोएग्जिस्टेड था अभी भी, है ना। गेंगिस खान an individual who tried to move from his or her allotted group without permission received harsh permission। और वो जो ग्रुप बनाता था उसमें से अगर कोई भी व्यक्ति उसमें से मूव करता था या फिर छोड़ के जाना चाहता था तो उसे बहुत कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। गेंगिस खान डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दियर मेंबर्स इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट्स। उसने जो पुरानी ट्राइबल ग्रुप्स थे उसके जो ग्रुप्स उसने बना रखे थे उनको उनके मेंबर्स, उनमें जो मेंबर्स थे उनके अकॉर्डिंग नई मिलिट्री यूनिट उनको लेकर के उसने बनाई थी। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स 10,000 सोल्जर्स, तुमान, जो सबसे बड़ी यूनिट थी उसके मिलिट्री में सोल्जर्स की वो थी तुमान के सोल्जर्स। तुमान का जो ग्रुप उसने बनाया था तुमान ट्राइब का, उसमें 10,000 सोल्जर्स थे फ्रॉम अ डिफरेंट ट्राइब्स एंड क्लेन, जो कि एक अलग ट्राइब और क्लेन से बिलोंग करते थे। द न्यू मिलिट्री कॉन्टिजेंट वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज 4 सन्स। जो नया मिलिट्री कॉन्टिजेंट उसने बनाया था वो उसके 4 बेटों के अंडर में सर्विस देता था, और स्पेशली उसके जो कैप्टन थे आर्मी के वो नोयान ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो नोयान ट्राइब के कहलाते थे। ओके, दे वर अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स हु हैड सर्व्ड गेंगिस खान। उनके जो उस मिलिट्री में जो फॉलोअर्स थे उसमें जो लोग थे वो सब गेंगिस खान को सर्व करते थे और उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। गेंगिस खान पब्लिकली ऑनर्ड सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एज हिज ब्लड ब्रदर्स आंडा, है ना। गेंगिस खान ने पूरी जनता के सामने इन लोगों को ऑनर्ड किया, जैसे कि वो उनके जो सगे भाई हो, जैसे वो आंडा जो था उसका जो ब्लड ब्रदर था, सगा भाई था, उसको उसने इंडिविजुअली ऑनर किया था। सम वर गिवन स्पेशल रैंकिंग, कुछ को स्पेशल रैंकिंग दी गई थी। एज हिज बॉन्ड्समैन, नौकर, जैसे कि उसके वो नौकर, जैसे वो अपने नौकरों को देता था। अ टाइटल दैट मार्क्ड दियर क्लोज रिलेशनशिप विद दियर मास्टर, है ना। उनको टाइटल दिया जाता था जिसका मतलब होता था कि उनके मास्टर के साथ उनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। ओके, नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी गेंगिस खान की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी गवर्निंग की न्यूली कनकर्ड पीपल टू हिज 4 सन। जो उसके 4 बेटे थे उन्होंने जितने नए एरियाज़ कनकेयर किए थे उनको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गेंगिस खान ने दी थी अपने 4 बेटों को। ये जो टेरिटरीज थे उन्हें उलूज़ कहा जाता था। यहाँ पर 4 उलूज़ थे हर सन के पास, उसके चारों बेटों के पास एक एक उलूज़ थे। कौन कौन से उलूज़ थे? वो पहला था जोची, जो रशियन स्टीपीज का एरिया था। चगाटाई, जो ट्रांसोक्सेनियन स्टीपीज का एरिया था। ओगोडी, जो गेंगिस खान के ही सक्सेसर थे कराकोरम कैपिटल में। टोलुई जो थे वो एंसेस्ट्रल लैंड था मंगोलिया का, ठीक है। तो इस तरह से अपने 4 बेटों को उसने 4 उलूज़ दे दिए थे संभालने के लिए। ओके, नाउ गेंगिस खान एनवी सेज दैट हिज सन वुड रूल द एम्पायर कलेक्टिवली। गेंगिस खान जो था उसने ये कहा था कि उसके जो 4 बेटे हैं वो पूरे एम्पायर को साथ में मिलकर ही संभालेंगे। और मिलिट्री कंटिजेंट्स टामा ऑफ द इंडिविजुअल प्रिंसेस वर प्लेस्ड इन ईच उलूज़, है ना। और जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट है, जो मिलिट्री का एक एक ग्रुप था
जिसे टामा कहा जाता था, वो हर प्रिंस के पास, हर राजकुमार के पास रहेगा, हर एक उलूस में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी गेंगिस खान की? इसमें है याम, एक वर्ड दिया गया है, याम। याम क्या था? कुरियर सिस्टम बाय गेंगिस खान। याम, जो कुरियर सिस्टम था गेंगिस खान ने जो शुरू किया था, उसे याम कहा जाता था। डिस्पैच राइडर्स वर प्लेस्ड इन आउटपोस्ट्स। जो राइडर्स होते थे वो घोड़े पर बैठ करके बाहरी एरियाज में जा करके वो पोस्ट किया करते थे, पोस्टल सर्विस चलाया करते थे। टैक्स जो है कोर्टियर सिस्टम के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता था, जिसे कुबकर टैक्स कहा जाता था। कुबकर टैक्स जो था वो कुरियर सिस्टम के लिए ही था। मंगोल नोमाड्स इसमें अपने हर्ड का, जो उनके पास हॉर्सेस होते थे या फिर जो लाइफ स्टॉक्स होते थे, उसका 10th पार्ट एज अ टैक्स कंट्रीब्यूट किया करते थे। ओके ना। नेक्स्ट है यासा। यासा जो था, यासा वॉज कोड ऑफ लॉ। यासा क्या था? कोड ऑफ लॉ था, जिसे गेंगिस खान ने कुरिलताई ऑफ 1206 में इंट्रोड्यूस किया था। कुरिलताई में जब कुरिलताई को उसने एक्सटेंड किया था, कुरिलताई को उसने अपने कनकैर किया था 1206 में, तो उसने कोड ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया था, जिसे यासा कहा जाता था, है ना। लीगल कोड ऑफ गेंगिस खान के नाम से जिसे जाना जाता है, यासा को। इसके अर्ली पीरियड में जो टर्म थे वो यासाक के रूप में लिखे जाते थे, जिसका मतलब होता था लॉ, डिक्री और ऑर्डर। यासा में एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस भी इंक्लूड थे। हंट के ऑर्गेनाइजेशंस, आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन और पोस्टल सिस्टम, ये सब इसमें इंक्लूड होते थे। ओके नाउ यासा वाज अ compilation of the customary traditions of the मंगोल ट्राइब। यासा जो था वो मंगोल ट्राइब के कस्टम्स और उनके ट्रेडिशंस का एक कंपाइलेशन था, मतलब पूरी एक बुक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसी तरीके का एक कंपाइलेशन था उनके मंगोल ट्राइब्स के कस्टम्स का और ट्रेडिशन का। ओके। डेविड एलॉन पब्लिश्ड अ रीसेंट रिसर्च वर्क ऑन यासा। डेविड एलॉन जो एक हिस्टोरियन है, उन्होंने हाल ही में एक यासा के ऊपर उन्होंने अपनी एक रिसर्च वर्क किया है और उसे प्रेजेंट किया है। ओके। इन द लेट 16th सेंचुरी, अब्दुल्ला खां, अ डिस्टेंट डिसेंडेंट ऑफ जोशी, गेंगिस खान एल्डेस्ट सन, गेंगिस खान का जो बड़ा बेटा था, जो जोशी का डिसेंडेंट था, है ना। तो लेट 16th सेंचुरी में अब्दुल्ला खां जो उसका बड़ा बेटा था, अब्दुल्ला खां कौन था? उसका एल्डेस्ट सन था, सबसे बड़ा बेटा था, और जोशी का एरिया जो संभालता था, उसके अंडर में जो दिया गया था। हमने अभी पॉलिटिकल डिवीजन में पढ़ा था कि वो 4 उलूक जो थे वो दिए गए थे चारों बेटों को, है ना। तो उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था उसके पास कौन सा एरिया था? जोशी का एरिया था। अब्दुल्ला खां उसका नाम था। तो वो फेस्टिवल ग्राउंड में गया था बुखारा में, और उसने अपना हॉलीडे प्रेयर वहाँ पर परफॉर्म किया था। हिज क्रॉनिकलर हाफिज ए तनिश reported this performance of Muslim pity by his master and included the surprising comment, this was according to the Yasa of Genghis Khan। और जो क्रॉनिकलर थे उसके, जिसका नाम था हाफिज तानिश, उन्होंने इस परफॉर्मेंस को जो है, जो उसका मास्टर था जोशी, उसके सरप्राइजिंग, उसके लिए सरप्राइजिंग कमेंट उसमें लिखे हैं उसने अपने क्रॉनिकल्स के दौरान। उसमें क्या लिखा है कि ये जो भी प्रेयर है मुस्लिम पिटी के अकॉर्डिंग है, और गेंगिस खान ने जो यासा का गठन किया है, यासा को जो बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग है। ओके नाउ कुरिलताई जो था चीफ्टेंस की असेंबली थी। जितने भी चीफ्टेंस थे उनका एक सभा थी उनकी, और सारे डिसीजन फैमिली और स्टेट से रिलेटेड जो होते थे, कैंपेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो लूट करके लाते थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पेस्चर लैंड्स और जो सक्सेशंस वो लेते थे, उनको कलेक्टिवली यहाँ पर कुरीताल में
कुरीताल में इसका कलेक्टिवली उसके लिए डिसीजन लिया करते थे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ कनकेस्ट, जो भी कनकेस्ट किए गेंगिस खान ने, उसके सोशल इम्पैक्ट क्या थे, है ना। कनकैड पीपल फेल्ट नो एफिनिटी टू मंगोल्स, जो कनकैड पीपल थे जिनको कनकैर किया जाता था, मंगोल्स के लिए वो एफिनिट नहीं थे, उनके स्वामी भक्त नहीं बन पाए। कई सारी जो सिटीज़ थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई, एग्रीकल्चरल लैंड जो थे उन्हें ख़राब कर दिया गया, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन को भी डिसरप्ट कर दिया गया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, मैनी एनस्लेव्ड, है ना। हज़ारों की संख्या में जो लोग थे वो मारे गए और कईयों को दास बना करके रखा गया। अंडरग्राउंड कॉल्स, कैनाल्स ऑफ ईरान, कनाट्स नो लॉन्गर रिसीव्ड मेंटेनेंस, सो डेजर्ट क्रैप्ट इन, है ना। जो ईरान के कैनाल्स थे, कनाट्स थे, वो बहुत लंबे समय तक मेंटेनेंस की कमी के कारण सूख गए और डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए। इसका रिजल्ट इकोलॉजिकल डिवास्टेशन के रूप में हुआ खुरासन में। इन द पीस अनशर्ड इन बाय मंगोल कनकेस्ट, पैक्स मंगोलिका ट्रेड कनेक्शन मेच्योर्ड, है ना। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इकोलॉजिकल डिवास्टेशन हुआ खुरासन में, और जो शांति थी मंगोल कनकेस्ट के कारण और ट्रेड में जो शांतिपूर्वक पीस जो बना हुआ था वो सब जो है अब शांति भंग हो गई वहाँ की, और उसका असर ट्रेड पर भी काफ़ी पड़ा। कॉमर्स और ट्रैवल जो था सिल्क रूट तक पहुँचने के लिए वो अपने पीक पर हो गया, क्योंकि जो एरिया थे ज़्यादातर वहाँ के उन्होंने जो पूरे एरिया थे उन्होंने वहाँ के अपने अंडर में कर लिए थे मंगोल्स ने, तो अब सिल्क रूट तक पहुँचना उनके लिए आसान हो गया था, उनका कॉमर्स जो था वो पीक पर पहुँच चुका था। ट्रैवलर्स को पास दिया गया। पास क्या होता था? पैजा इन पर्सियन, जेरिज इन मंगोलियन, फॉर सेफ कंडक्ट, ताकि सेफली वो अपना ट्रेड कर पाए, कॉमर्स व्यापार कर पाए, इसके लिए उनको एक पास दिया जाता था। ट्रेडर्स जो थे वो बाज टैक्स पे किया करते थे। ओके, नाउ ईजिंग ऑफ नोमाडिक एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जो नोमाडिक एलिमेंट्स थे वो किस तरह से अपना, उनका एटीट्यूड क्या होता था एग्रीकल्चर और सिटी लाइफ के को लेकर के, ठीक है। नोमाडिक एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर ईज्ड थ्रू द 13th सेंचुरी। जो नोमाडिक एलिमेंट्स थे मंगोल एम्पायर को मिला करके, जिसमें मंगोल एम्पायर भी आता था, वो 13th सेंचुरी तक इजीली अपना एम्पायर चलाते थे। जब साउथ चाइना को एनेक्स कर लिया था मंगोल एम्पायर में गेंगिस खां के ग्रैंडसन कुबिलाई खान ने 1294 में, तो उसने वहाँ के जो पीजेंट्स थे और वहाँ की जो सिटी थी उनको प्रोटेक्शन भी दी थी। द मंगोल रूलर गेंगिस खान gave a speech to the Mongol Turkish and commander to protect peasants, speech drafted by his Persian wazir Rashiduddin. मंगोल रूलर गजान खान जो थे, गजान खान ने 1295 और 1304 के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में मंगोल टर्किश नोमाड कमांडर जो थे को उन्होंने मंगोल टर्किश नोमाड कमांडर्स को एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने पीजेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें अपनी बात रखी थी। ये जो स्पीच था उसके पर्सियन वजीर रशीदुद्दीन के थ्रू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। चाइनीज सेक्रेटरीज डिप्लॉयड इन ईरान, जो चाइना के सेक्रेटरी थे वो ईरान में जाकर के डिप्लॉय हो गए, वहाँ पर रहने लगे। पर्सियन सेक्रेटरीज डिप्लॉयड इन चाइना, जो पर्सिया के सेक्रेटरीज थे वो चाइना में जाकर के रहने लगे। इन द 1230s द चाइनीज मिनिस्टर येलू चुत्सी डिसओबेड सम ऑफ ओगेडीज एंटी पीजेंट्री ऑर्डर्स। 1230s में जो चाइना के मिनिस्टर थे येलू चुत्सी, उन्होंने कुछ जो एंटी पीजेंट्री ऑर्डर्स थे जिसे ओगेडी ने दिया था उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया था। ओके, नाउ सक्सेशन स्ट्रगल्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो गेंगिस खान के जो सक्सेसर्स थे उनका
आपस में कैसा स्ट्रगल, वो कैसे आपस में लड़ते थे या फिर अपने सक्सेशन के लिए उनका क्या रवैया होता था, इसमें हम पढ़ते हैं। ओके, बाय द 13th सेंचुरी सक्सेशन स्ट्रगल स्टार्टेड। 13th सेंचुरी तक जो गेंगिस खान के जितने भी बेटे थे उनमें सक्सेशन के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया था। टोलुई के जो डिसेंडेंट्स थे वो चाइना और ईरान से आए रूल करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने युयान और इलखानी डायनेस्टी का शुरू किया था। जोची के जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने गोल्डन हॉर्ड फॉर्म किया और रशियन स्टीपीज़ के थ्रू के द्वारा वहाँ पर रूल किया गया। और चगहाताईज के जो सक्सेसर थे उन्होंने ट्रांसोक्सियाना के स्टीपीज़ के थ्रू उन्हें रूल किया गया था और तुर्किस्तान आज के समय पे वो जगह बन चुकी है। नोमैडिक ट्रेडिशन प्रीसिस्टेड लॉन्गेस्ट अमंग्स द स्टीपी ड्वेलर्स इन सेंट्रल एशिया, डिसेंडेंट्स ऑफ चगाताई एंड रशिया द गोल्डन हॉर्ड। जो नोमैडिक ट्रेडिशन था वो लंबे समय तक परसिस्ट रहा था सेंट्रल एशिया के जो स्टीपीज थे उनके बीच में, जो चगाताई के डिसेंडेंट्स थे और रशिया में गोल्डन हॉर्ड के जो डिसेंडेंट्स थे। The gradual separation of descendants of Genghis Khan into separate lineage group. गेंगिस खान के जो डिसेंडेंट्स थे उनका जो सेपरेशन था वो बहुत धीरे धीरे हुआ और धीरे धीरे वो एक लाइनेज ग्रुप में कन्वर्ट हो गए थे, बट गए थे लाइनेज ग्रुप में। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका कंक्लूजन। ठीक है, मंगोल्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। जो मंगोल्स थे, गेंगिस खान और मंगोल्स थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में उनकी क्या सिचुएशन थी, ये कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे। नेगेटिव्स, पहले इनके नेगेटिव्स पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। द कनकेरर, वो कनकेरर थे, डिस्ट्रॉयर थे, शहरों को वो तबाह कर देते थे, है ना। इंडिविजुअल हु हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो एक व्यक्ति था जो हज़ारों की संख्या में लोगों को जो है मार देता था। पॉजिटिव इनके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। गेंगिस खान ग्रेटेस्ट लीडर था हमेशा, उसने मंगोल पीपल को यूनाइट करके रखा था, जोड़ के रखा था और उन्हें ट्राइबल वॉर से सुरक्षित रखा था और चाइनीज़ एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचाया था, उनमें प्रॉस्पेरिटी लेके आया था। फैशन द ग्रांड ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर, उसने अपने एम्पायर को बहुत ग्रैंड रूप दिया था और जो रूट्स थे, मार्केट्स थे, उन सबको उसने रीस्टोर किया। और ट्रैवलर्स जैसे कि वेनेटियन, मार्को पोलो जो थे, ऐसे जो ट्रैवलर्स थे उन्हें अट्रैक्ट किया था। दे नेवर लेट दियर पर्सनल बिलीव्स डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी, वो अपने पर्सनल बिलीव्स को कभी भी पब्लिक पॉलिसी पर हावी नहीं होने देते थे। मंगोल रूलर्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन, जो मंगोल रूलर्स थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को और जो आर्मी में फोर्सेस होते थे, सेना जो होती थी, उसमें हर ट्राइब के लोगों को उसमें शामिल करते थे, हर एथनिक ग्रुप और हर धर्म के लोग को उसमें शामिल करते थे। दियर्स वॉज अ मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस रिजाइम, उनका जो रिजाइम था वो मल्टी एथनिक था, उसमें बहुत सारे एथनिक के लोग थे, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिससे प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो है कमी का डर कभी भी नहीं रहा। मंगोल्स ने आइडियोलॉजिकल मॉडल प्रोवाइड किया था जो बाद के रिजाइम्स आए थे उनके लिए, जैसे कि मुगल्स थे इंडिया में, उन्होंने मंगोल्स को ही फॉलो किया था। एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, तैमूर, 14th सेंचुरी के एंड में जो तैमूर था उसने अपने आप को मोनार्च डिक्लेयर कर दिया था। उसमें वो अपने आप को मोनार्च डिक्लेयर करने में उसे हेजिटेशन हुई क्योंकि गेंगिस खान का वो डिसेंडेंट नहीं था, है ना। तो इन ऑल जो गेंगिस खान था, जब उसने अपने आप को गेंगिस खान, व्हेन डिड ही डिक्लेयर इंडिपेंडेंट सोवेरानिटी, it was as the son-in-law, sorry, है ना। तो इस तरह से
जो है उनका अंत हो गया मंगोल्स का। मंगोल्स एंड में 14th सेंचुरी में तैमूर जो था वो हेसिटेट हो रहा था अपने आप को मुनाज साबित करने में, क्योंकि वो गेंगिस खानिद का डिसेंडेंट नहीं था, गेंगिस की ट्राइब से बिलोंग नहीं करता था। ओके, तो उन्होंने अपनी आगे चल के उनके जो सन इन लॉ थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी के रूप में घोषित कर दिया था, और वो एक ग्रेट नेशनल हीरो के रूप में सामने आया मॉडर्न मंगोलिया में, और उसका जो अचीवमेंट थे उसको बहुत गर्व के साथ याद किया जाता है वहाँ पर। ओके, तो गेंगिस खान जो था, जो मंगोल्स थे, उनमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे उनके, लेकिन साथ ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हर धर्म, हर जाति को, हर लैंग्वेज को वो आश्रय देने वाले थे। और उनके समय पर जब उनका एम्पायर रहा तो उस समय उन्होंने बहुत डेवलपमेंट्स भी किए और कंस्ट्रक्शंस भी किए, उन्होंने ट्रेड को बहुत डेवलप किया। तो कुछ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर. Listen it carefully and read this chapter nicely again. After that, we will do the question answer of this chapter. Okay, till then, good.